बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमात दोयाज़दहुम यानी 12वीं से आज हम इंशाल्लाह दूसरे सबक के तारुफ़ को देखेंगे। दूसरा सबक सिपाही और बटमार। यहाँ पर मैं इमेजेस के ज़रिए आपको सबक का तारुफ़ देने की कोशिश करती हूँ। आप लोग अपनी PDF फाइल की मदद से इसे समझ सकते हैं, या अगर आपने किताबें ख़रीद ली है तो बेहतर है, उसकी मदद से आप सबक को, उसके तारुफ़ को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ तो देखिए अज़ीज़ तलबा, सिपाही और बटमार। मुसन्निफ़ का नाम है शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। ये नाम आपका जाना पहचाना है, आपने पहले भी इनके असबाक़, इनके तसानीफ़ पढ़ चुके हैं। तो आए हम पेश दर्स में देखते हैं कि मौलवी अब्दुल हलीम शरर के नावल फिरदौस बरी आपने जमात 11वीं में याज़दहुम में पढ़ चुके हैं, इक़्तिबास का मुताला किया है। ये नावल एक तारीख़ी नावल है जिसमें ख़ास ज़माने के कुछ हकीकी और कुछ तख़य्युली किरदार मख़सूस वाक़या से गुज़रते हैं। तारीख़ी नावल में अक्सर तारीख़ के हकीकी किरदार से कम सरोकार दिखाई देता है या सरोकार रखा जाता है। उनका वजूद नावल के वाक़यात को हकीकी रंग देने के लिए माविन साबित होता है। फिरदौस बरी इस वाक़े का तारीख़ी पस मंज़र हकीकी है, लेकिन इसके किरदारों पर बीतने वाले वाक़यात तख़य्युली है। तख़य्युली यानी कि ख़याली है। हालांकि वाक़े में जो किरदार बयान किए गए वो सब के सब कैसे हैं, हकीकी हैं, लेकिन उनके किरदार पर जो वाक़यात बताए गए हैं वो ख़याली हैं। इसी तरह नावल क़ब्ज़े ज़मा में जिससे ये इक़्तिबास माख़ूज़ है, हिंदुस्तान की तारीख़ का एक ख़ास ज़माना वाक़यात के पस मंज़र में मौजूद है। ये लोधी ख़ानदान का ज़माना है। लोधी ख़ानदान के बारे में आपने तारीख़ में पढ़ा होगा, जिससे ये इक़्तिबास माख़ूज़ है, जिसमें सिकंदर लोधी के एक सिपाही के साथ गुज़रने वाले हादसात का बयान किया गया है। नावल का दर्ज झेल वाक़या 16वीं सदी के हिंदुस्तान के मख़सूस माशरे की तस्वीर पेश करता है, जिसमें बादशाह, अवाम, अमीर, सिपाही और राहज़न जैसे किरदार सामने आते हैं। राहज़न लुटेरों को कहते हैं, डाकुओं को कहते हैं जो काफ़िलों को लूट लेते हैं। इन तस्वीरों का इम्तिज़ाज से मालूम होता है कि यानी इनके मिलाप से मालूम होता है कि समाज के मज़कूरा अफराद का आपसी रब्त ज़ब्त कैसा था। मज़कूरा जिनका ज़िक्र किया गया, जिनमें मैंने अभी बताया बादशाह है, अवाम है, अमीर है, सिपाही है और राहज़न, चोर, डाकू, लुटेरे वगैरह, इन सब का आपस में एक दूसरे से कैसा रब्त था, कैसा ताल्लुक़ था। ठीक है, चलिए हम अब जान पहचान करते हैं शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब से। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी 1935 में प्रतापगढ़ यूपी में पैदा हुए। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA तक की तालीम हासिल की और इंडियन पोस्टल सर्विस में पोस्टमास्टर जनरल के ओहदे से वजीफ़ा याब हुए। वजीफ़ा याब होना, अपने ओहदे से सबकदोश होना, रिटायर होना, मुस्तफ़ी होना। उनकी अदबी खिदमत के सिले में मुल्क और गैर मुल्क की यूनिवर्सिटियों ने उन्हें अपनी एजाज़ी डिग्रियों से सरफराज किया। यानी कि मुल्क और गैर मुल्क की जो यूनिवर्सिटियाँ थी, उस यूनिवर्सिटी के एजाज़ी डिग्रियों से, ख़ास तौर पर सनद और सर्टिफिकेट के साथ, डिग्रियों के साथ उन्हें सरफराज किया गया, उन्हें कामयाब किया गया, उन्हें नवाजा गया। सवार उनके अफसानों का मजमुआ है। उनका नावल कई चांद थे सरे आसमां, कई चांद थे सरे आसमां, ये उनके नावल के मजमूए का नाम है। जदीद अदब में क्लासिक की हैसियत रखता है। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी बुलंद पाया शायर, नक़ाद और फिक्शन निगार हैं। माहनामा शब खून के मुदीर की हैसियत से उन्हें अदबी सहाफ़त में भी मुमताज़ मक़ाम मिला है। मीर और गालिब के शारह के अलावा उन्होंने मुतरजम के तौर पर भी अपनी शनाख्त बनाई है। देखिए यहाँ पर शरह की हैसियत से तशरीह के मीर और गालिब की शरह यानी उनके कलाम की जो तशरीह की गई है, उसके अलावा उन्होंने कई असनाफ़ के तर्जुमे भी किए हैं, इसलिए उन्हें मुतरजम की भी हैसियत से जाना जाता है, उनकी शनाख्त बनी है।
ملک کی آزادی کے بعد جن نقادوں نے مغربی نظریات کو اردو میں متعارف کروایا اور تنقیدی ادب کو وسعت عطا کی، ان میں فاروقی صاحب کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ملک جب ہمارا آزاد ہوا اس کے بعد بہت سارے مغربی نقاد تھے جن کو اردو میں جگہ دینے والے یا اردو میں انہیں پہچان کروانے والے، ان کا تعارف دینے والے یا تنقیدی ادب کو بڑھانے والے، وسعت دینے والے جو ناقد تھے یا جو ادیب تھے، ان میں فاروقی صاحب کا نام اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے شاعری میں زبان کی اہمیت اور نوعیت، حیت و موضوع کی وحدت اور ترسیل و ابلاغ کے مسئلے پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ انہوں نے اپنے مضامین میں لفظ و معنی کے رشتے پر خصوصی بحث کی ہے۔ لفظ و معنی، لفظ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے، ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہوتا ہے، اس پر تفصیل سے بات کی ہے، تفصیل سے لکھا ہے۔ میر و غالب کے اشعار کی تشریح و تعبیر میں انہوں نے مغربی تنقیدی نظریات کے پہلو بہ پہلو کلاسیکی نظام فن کو خصوصیت کے ساتھ مد نظر رکھا ہے۔ کلاسیکی نظام فن یعنی قدیم زمانے میں کس طرح سے طرز بیاں ہوا کرتا تھا، کس طرح سے لکھا جاتا تھا، کیا تخیل ہوا کرتا تھا، اس پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ تبصرہ کیا ہے۔ ان کی پہلی تصنیف لفظ و معنی ہے۔ اس کے علاوہ شعر، غیر شعر اور نثر، عروض، آہنگ اور بیان، افسانے کی حمایت میں شعر شور انگیز، یاد رکھیے گا یہ اہم نام ہے، شعر شور انگیز، تعبیر کی شرح وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے سبق نمبر 2 سپاہی اور بٹ مار جو کہ شمس الرحمن فاروقی صاحب کا لکھا ہوا ہے، جان پہچان کے ذریعے کچھ حد تک سمجھنے کی طرف کوشش کی ہے۔ ایک اور بات بتاتی چلوں کہ ہمارے نصاب کا پہلا سبق طلسم ہوش ربا اس سال کے لیے کٹ کر دیا گیا ہے، حذف کر دیا گیا ہے، اس لیے اس نصاب میں سپاہی اور بٹ مار اس سال کے لیے پہلا سبق ہوگا جو دوسرا ہے نصابی اعتبار سے۔ تو اسے آپ ایک مرتبہ پڑھیے، سمجھیے اور سبق کو پڑھنا ہے اور اس کے مشکل الفاظ جو کہ آپ کے لیے مشکل پیش آتی ہے اسے لغت کی مدد سے معنی کے ساتھ تحریر کر کے رکھنا ہے۔ آپ اپنی بیاض میں لکھ کر رکھیے یا کتابوں میں پینسل کے ذریعے خط کشیدہ کر کے رکھیے تاکہ اگلے لیکچر میں جب ہم اسے وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے تو سمجھنے کی ہمیں سہولت ہو۔ ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔